जय श्री नारायण। हरिहर ज्योतिर्विज्ञान संस्थान के द्वारा संचालित 30 दिवसीय जो ज्योतिष की कक्षा चल रही है, उसमें 11वें दिन की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। दिन तो 13वां हो गया है, लेकिन कक्षा अभी 11वें ही चल रही है। 11वें दिन की कक्षा कक्षा को तीन भागों में बांट दिया गया है, ताकि आप लोगों को सरलतापूर्वक यह समझ में आ जाए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण कक्षा है। तो इसमें जो सबसे कठिन भाग है इस कक्षा का, उसका थोड़ा सा अभ्यास हम लोगों ने दूसरे भाग में भी किया था। अब तीसरे भाग में पुनः उसका अभ्यास करेंगे। उसमें आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए कक्षा को शुरू करते हैं। इसमें भाव स्पष्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? भाव स्पष्ट। भाव स्पष्ट और ग्रह स्पष्ट, इन दोनों को तुलना करके भाव चलित कुंडली बनाते हैं। हम लोगों का मुख्य मकसद है भाव चलित कुंडली बनाना, यह जानना कि वास्तव में ग्रह किस भाव में है। जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं है, जो दिखता है जैसा वैसा हमेशा होता नहीं है। जिसको हम अच्छा समझ रहे होते हैं, बाद में समझ में आता है कि वो हमारा चेला नहीं, वो तो हमारा गुरु है, वो हमारा मित्र नहीं है, वो तो हमारा बाप बनने आया है। इस प्रकार की चीजें बाद में समझ में आती हैं। ठीक है, गुरु रह गया, चेला चीनी हो गया वाली बातें देखने को मिलती हैं। बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और। यही स्थिति ग्रहों में भी होती है। जो ग्रह दशम में दिख रहा है उसको हम दशम में देखें और दशम के अनुसार फल कह दें, और वो ग्रह दशम में हो ही नहीं, नवम में हो या एकादश में हो, तब क्या गति होगी? बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा दशम भाव में रहने वाला या किसी भी भाव में रहने वाला ग्रह जो बैठा है वो सभी कुंडलियों में एक जैसा फल देता है क्या? वहाँ हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? बहुत सारे लोग हैं। यदि 50 लोग आ जाए, 100 लोग आ जाए, 500 लोग आ जाए, 1000 लोग आ जाए, सभी के दशम भाव में ही चंद्रमा हो या सभी के दशम भाव में ही मंगल हो, सबको एक जैसा फल मिलता है क्या? सबको एक जैसा नहीं मिलता है। किसी को कम, किसी को ज़्यादा, किसी को कुछ, किसी को कुछ। वो कैसे समझेंगे? तो उन सब गुत्थियों को सुलझाने में भाव चलित कुंडली हमारी बहुत सहायता करता है। ठीक है, तो भाव चलित कुंडली कैसे बनाते हैं? भाव स्पष्ट और ग्रह स्पष्ट की तुलना से बनाते हैं। भाव स्पष्ट और ग्रह स्पष्ट ये दो चीज है। स्पष्ट मतलब ग्रहों का मान या राशियों का मान। किसमें? अंश कला विकला में। राशि अंश कला विकला में जो मान लिखा रहता है उसी को स्पष्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ ग्रह स्पष्ट लिखा हुआ है, तो सूर्य है, सूर्य की राशि भी लिखी है, सूर्य का अंश भी लिखा है, सूर्य की कला भी लिखी है, सूर्य की विकला भी लिखी है। इसी को स्पष्ट बोलते हैं, इसी को स्पष्ट बोलते हैं। चंद्रमा है तो चंद्रमा की राशि भी लिखी है, चंद्रमा का अंश भी लिखा है, चंद्रमा की कला भी है, चंद्रमा की विकला भी। तो जहाँ राशि अंश कला विकला लिखा हो उसी को स्पष्ट मान कहा जाता है। वो राशि अंश कला विकला ग्रहों के लिए होगा तो उसको कहेंगे ग्रह स्पष्ट। वो राशि अंश कला विकला यदि भाव के लिए होगा तो उसको कहेंगे भाव स्पष्ट। फिर उन दोनों की तुलना करके हम बनाते हैं भाव चलित कुंडली। भाव चलित कुंडली में राशियां नहीं होती हैं, केवल ग्रह होता है और भाव होता है, बस। वहां पर हमारा पूरा फोकस केवल भाव पर होता है। अर्जुन का पूरा फोकस चिड़िया की आंख में न रहे तो तीर उसका आंख में जाएगी नहीं। ठीक है, तो वहां पर केवल हमको ग्रहों का, क्योंकि राशि पोजीशन तो यहाँ से पता चल ही गया लग्न कुंडली से एग्जैक्ट। राशि पोजीशन कोई भ्रम नहीं है। मंगल वृष राशि में लिखा है, वृष में ही है, उसमें कोई संशय नहीं, कोई भ्रम नहीं। संशय और भ्रम होता है भाव को लेकर के। क्यों भ्रम होता है भाव को लेकर के? राशियों को लेकर के भ्रम क्यों नहीं होता है? राशियों को लेकर के भ्रम इसलिए नहीं होता है क्योंकि राशियों का स्टार्ट बिंदु और एंड बिंदु सभी कुंडलियों में फिक्स है। वो क्रांति वृत्त में उनका जो चाप है वो हम लोगों ने फिक्स मान लिया है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती। भाव के साथ ऐसा नहीं है। भाव मेरी कुंडली में अलग जगह स्टार्ट होगा, आपकी कुंडली में अलग जगह स्टार्ट होगा। उसका स्टार्टिंग पॉइंट सब जगह अलग, सबकी कुंडलियों में अलग अलग है। यदि केवल अंशात्मक दृष्टिकोण से भी हम देखें तो कितना हो जाएगा उसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है? 360 गुना 12,
इतने उसके स्टार्टिंग पॉइंट हो सकते हैं और एंड पॉइंट हो सकते हैं। तो वो करना हम लोग कर लीजिए। 12 से 72 को हाथ में 12 से 36, 36 और 7 45, 4320 स्टार्टिंग पॉइंट है लग्न के। 4320 स्टार्टिंग पॉइंट है तो 4320 सेंटर पॉइंट भी है और 4320 एंड पॉइंट भी है। ठीक है। राशियों का टोटल 12 ही है। मेष का 1, वृष का 1, मिथुन का 1, सबका स्टार्टिंग पॉइंट 1-1 है। लग्नों का मेष राशि के 30 पॉइंट हो जाते हैं, वृष राशि का 30, मिथुन राशि का 30, 30 जोड़ते जाइए। सभी के 30 होते हैं। 12 राशियों के 12 राशियां हैं, 12 राशियों के इस प्रकार से हो जाता है। सभी राशियों के 30 वो हो जाएंगे, स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएंगे। तो कला के हिसाब से देख लीजिए, जैसे भी देखिए बहुत सारे स्टार्टिंग पॉइंट उसके हो जाते हैं। अलग अलग राशियों के अलग अलग स्टार्टिंग पॉइंट हो जाते हैं। ठीक है। तो बहुत सरलता से समझना हो तो उसको और भी छोटा कर लीजिए, 12 गुना 30 कर लीजिए। एक राशि के 30 स्टार्टिंग पॉइंट है या एक लग्न के 30 स्टार्टिंग पॉइंट है तो उसके कितने होंगे, तो 12 गुना 30 कर लीजिए। थोड़ा और छोटा अंक बना लीजिए, 12 गुना 30 कर लीजिए, ये 0 हो गया, 360 स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है। तो ये सभी बातें इसमें होती है अधिक अधिक स्टार्टिंग पॉइंट होने के कारण। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट अधिक है, एंड पॉइंट अधिक है, सेंटर पॉइंट अधिक है, इसलिए, और इनके 12 ही हैं, उसके 360 हैं। राशियों के 12 ही स्टार्टिंग पॉइंट हैं, भावों के 360 हो सकते हैं, इसलिए इन दोनों में अंतर आता है। भावों को थोड़ा और समराइज करके देखना पड़ता है और अच्छा और फोकस्ड करके देखना पड़ता है, इसलिए हम राशियों को हटा देते हैं, केवल भाव में देखते हैं ठीक प्रकार से, दृष्टि लगा करके, जूम लगा करके, टेलीस्कोप लगा करके, विशेष दृष्टि के द्वारा भाव चलित कुंडली में, तो ग्रहों का एग्जैक्ट भाव पता लग जाता है। ठीक है। उसी के लिए सारा प्रपंच है, क्योंकि ग्रहों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण राशि फल और भाव फल ही होता है। उसी से दशा फल भी समझ जाते हैं, उसी से बाकी चीजें भी समझ जाते हैं। चमत्कार चिंतामणि ग्रंथ है ज्योतिष का, उसने तो कहा कि भाव फल समझ लिया तो सब समझ लिया। उनकी व्याख्या पढ़ी, केवल भाव फल लिखा है। भाव फल को जो जान गया और ज्योतिष के फल कथन के रहस्य को जान गया। ऐसे कई सारे भाव वाले ग्रंथों में लिखा है। अब भाव ही ना पता हो कि एग्जैक्ट भाव किधर है, तब तो हो गया बंटा था, फिर कोई फल मिलेगा नहीं। चंद्रमा अष्टम भाव में होता है तो व्यक्ति बीमार रहता है, ऐसा चमत्कार चिंतामणि में कहा है। अब चंद्रमा उठ करके आ जाए इधर, अब आप उसको कहिए कि बीमार रहोगे, बीमार हो रहेगा स्वस्थ, क्या है आपकी बात पर विश्वास करेगा, और आपके कारण ज्योतिष पर भी उसका विश्वास कम हो जाएगा। ठीक है। ये सब बातें हैं। तो एक उदाहरण हम लोगों ने बनाया था वृष लग्न वाला अभी सेकंड पार्ट में। अब थर्ड पार्ट में हम एक नया उदाहरण हम लोगों ने लिया है। दोबारा से उन सभी बातों को रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे तो समझ जाएंगे। भाव स्पष्ट के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो सब बता चुका हूँ कि जो भाव स्पष्ट किया जाता है उसकी कई सारी विधियाँ हैं, कई सारी विधियाँ हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में तो 20 विधियाँ उसमें लिखी रहती हैं, 20 लोगों के नाम रहते हैं, 20 प्रकार की विधियाँ वो लिखित रहती हैं। सबसे ज़्यादा प्रचलित 2 विधि है, श्रीपति पद्धति और समभाव पद्धति, इक्वल सिस्टम। श्रीपति पद्धति में क्या होता है, लग्न स्पष्ट करने के बाद दशम भाव स्पष्ट करते हैं, दशम लग्न बोलते हैं उसको, दशम लग्न स्पष्ट करते हैं। फिर लग्न में 6 राशि जोड़ के सप्तम भाव निकालते हैं, दशम में 6 राशि जोड़ के चतुर्थ भाव निकालते हैं, फिर अनुपात करके 12 भाव का मान लिखा जाता है। उसमें समस्या क्या होती है, समस्या ये होती है कोई भाई भाव बड़ा हो जाता है, कोई भाव छोटा हो जाता है, बराबर बराबर वर्गीकरण नहीं हो पाता है। ठीक है। और समभाव में क्या है, जैसे सभी राशियों को हम बराबर मानते हैं, सभी राशियां भी बड़ी छोटी ही हैं, 12 राशियां बराबर नहीं है, बड़ी छोटी है, 5 उंगली बराबर नहीं है, बड़ा छोटा है ना। तो 12 राशियां बड़ी छोटी हैं, पर फिर भी उनको 33 डिग्री का मान करके हम काम करते हैं। तो भाव भी बड़े छोटे हैं, फिर भी उनको 33 डिग्री का मान करके काम करना चाहिए, ऐसा बहुत सारे विद्वानों का मत है। ज्योतिष में से पंक्ति भी मिलती है, जन्म यात्रा विवाहारो तुल्य राशि दैव भवन, वो लग्न साधन के प्रकरण नहीं मिलता है, वो परिभाषा में भी कहा है। ठीक है। और कमलाकर भट्ट इत्यादि जो विद्वान हैं उनका भी यही मत है। तो बराबर वर्गीकरण हम करेंगे, क्या करेंगे, सभी भावों को 30-30 डिग्री का मान लेंगे।
ठीक है, ये एक बात है जिसको दिमाग में रखना है कि सभी भाव 30-30 डिग्री के होते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या दिमाग में रखनी है, ये जो लग्न का स्पष्टमान है, लग्न का स्पष्टमान नहीं लिखे हैं इसमें, नीचे नीचे ये है, हाँ यहाँ पर है। ये जो लग्न का स्पष्टमान है, स्पष्टमान मतलब राशि नहीं, अंश, कला और विकला, यही सभी 12 भावों का स्पष्टमान होता है। सभी 12 भाव, केवल उस भाव की राशि बदल दीजिए। जैसे दशम भाव का स्पष्टमान कोई पूछेगा तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर राशि सिंह है तो यहाँ सिंह राशि का नंबर हो गया, लिखते समय कद राशि लिखते हैं तो 4 लिख दिया, और यही लिख देंगे बाकी 9, 25, 17, ये हो गया कौन सा भाव, दशम भाव। लग्न का जो स्पष्टमान है वही स्पष्टमान मतलब अंश, कला, विकला, वही सभी भावों का स्पष्टमान होता है। ये दूसरा नियम है जिसको दिमाग में बिठाना है। ठीक है, अब इसमें तीसरी एक बात और बिठानी है। क्या तीसरी बात बिठानी है, ये जो अंश लिखा हुआ है, अंश वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है अथवा सेंटर पॉइंट होता है अथवा एंड पॉइंट होता है। क्या होता है, सेंटर पॉइंट होता है, मध्य बिंदु है। ये जो अंश लिखा हुआ है वो उस भाव का सेंटर पॉइंट है, मध्य बिंदु है, आरंभ बिंदु नहीं है, अंत बिंदु नहीं है। आरंभ बिंदु आपको निकालना पड़ेगा, आरंभ बिंदु आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, 30 किलोमीटर जाना है और कोई कहे कि 30 किलोमीटर चलना था, मैं बीच में खड़ा हो गया हूँ, अब और कितना किलोमीटर चलना होगा, तो कितना बताएंगे आप, 15 किलोमीटर। 30 डिग्री की का भाव है, 30 अंशों का भाव है, बीच का पॉइंट आपको पता लग गया, अंत का पॉइंट कैसे निकालेंगे, उसमें 15 जोड़ देंगे। आरंभ का निकालना होगा तो 15 घटा देंगे। हर एक बात समझ में, हमको इस भाव में बीच का पॉइंट पता लग गया कि वो बीच का पॉइंट 9 डिग्री है, तो हम इसमें अंत का पॉइंट निकाल लेते हैं। कैसे करेंगे, तो 9 डिग्री में 15 डिग्री जोड़ लेते हैं। पिछली बार जो हमने उदाहरण लिया था उसमें लग्न स्पष्ट था 25 डिग्री, तो हमने घटा लिया था क्योंकि घटाना आसान लगा। घट जाए तो पहले घटा दीजिए, आरंभ पॉइंट निकाल लीजिए। ठीक है, नहीं घटे तो जोड़ दीजिए। 9 इसमें 15 जोड़ देते हैं, 15 और 9 24 डिग्री भाव का जोड़ा है ना, अंत बिंदु है ना, 24 डिग्री भाव का अंत बिंदु है। आरंभ बिंदु भी 24 डिग्री होगा। 30 तारीख को 15 तारीख को कोई काम शुरू करेंगे तो अगले महीने 15 को कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, हरी बात समझ में। हम पेपर लेते हैं, किराया देते हैं, रूम रेंट लेकर के, ऐसे बहुत सारे काम करते हैं। जिस डेट से प्रारंभ करते हैं उस डेट को समाप्त करते हैं। ठीक है, जहाँ प्रारंभ किया वहीं खत्म कर देना है। 24 डिग्री में प्रारंभ हुआ है 24 डिग्री में खत्म हो जाएगा, 24 डिग्री में खत्म हुआ है तो 24 डिग्री में प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, उसी डिग्री में नहीं, राशि बदल जाती है। पिछले राशि का 24 में शुरू होगा, इस राशि का 24 में समाप्त होगा, ये यहाँ पर ध्यान रखना है। आगे बात समझ में नहीं, तो यहाँ पर आरंभ मध्य बिंदु है 9 डिग्री, इसमें जोड़ दिया 15 डिग्री, आ गया 24 डिग्री। केवल डिग्री को लेकर काम करिए, अंश कला को छोड़िए, केवल डिग्री को लेकर काम करिए, है ना। 24 डिग्री ये है अंत बिंदु। उदाहरण के लिए मानिए कि हमको लग्न भाव का जानना है, तो लग्न में वृश्चिक राशि है, तो वृश्चिक राशि के 24 डिग्री में ये लग्न खत्म हो जाएगा। आरंभ कहाँ होगा, तुला राशि में 24 डिग्री से पिछले राशि कौन सी है, तुला। तो तुला के 24 में प्रारंभ हुआ, वृश्चिक के 24 में खत्म हो गया जी। ठीक है, अब यदि ग्रह इसी बीच में बैठा है तब तो भाव के अंदर है, और इससे इधर बैठा है तो अगले भाव में है, इधर बैठा है तो पिछले भाव में। आई बात समझ में। मान लीजिए ये लग्न का विस्तार है, एक रेखा खींच लेते हैं, है ना, एक रेखा इस प्रकार से खींच लेते हैं। मान लीजिए लग्न का विस्तार है, अभी इसको थोड़ी देर खुला छोड़ दिया हवा में तो इसका रंग उड़ गया। ये लग्न का विस्तार है, जिसको भी खुला छोड़ दिया गया था क्या, ऐसे लोगों को हवा लग जाती है। ये लग्न का मान लीजिए चाप हमने ले लिया, ठीक है, तो वृश्चिक
अच्छा वृश्चिक में तो वो हो जाएगा, समाप्ति ही हो जाएगा। तुला तुला राशि के 24 डिग्री पर प्रारंभ होगा, मध्य हो रहा है वृश्चिक राशि के 9 डिग्री पर, और अंत हो रहा है वृश्चिक राशि के ही 24 डिग्री पर। ठीक है जी। इस प्रकार से कंसेप्ट दिमाग में रख लीजिए। 24 डिग्री आदि अंत है, 9 डिग्री सेंटर पॉइंट है, ना रख लीजिए। ये दिमाग में बैठ गया तो बनाने की जरूरत नहीं है, बनाना हो तो बना लीजिए। एक बॉक्स बनाइए, उसमें सभी भावों का आरंभ अंत लिख लीजिए। ठीक है, जब मूल्य जो आता है भरने के लिए उसमें सभी सारणियां बनी होती हैं, उस सारणी में भर दीजिए। सर वहाँ पर 7 कैसे है? किधर? 7 7 नहीं, राशि है, तुला राशि। वृश्चिक के 24 में खत्म हो गया ना, तो शुरू कहाँ होगा? तुला में, पिछले राशि में। आज अप्रैल महीना है, 20 तारीख है। आज हम किसी को 1 महीने का पैसा दे रहे हैं, तो मार्च में शुरू किया था ना, अप्रैल में शुरू किया है। मार्च में 20 तारीख को स्टार्ट किया होगा, तो आज 20 तारीख अप्रैल को पेमेंट कर रहे हैं, 1 महीना पूरा हो गया। वैसे ही तुला राशि में स्टार्ट हुआ है, वृश्चिक में यदि समाप्त हो रहा है 24 डिग्री पर, तो तुला में ही शुरू हुआ है 24 डिग्री से। इस बात को दिमाग में बैठाना है। ठीक है, अब हम लोग देखना प्रारंभ करते हैं। ये दिमाग में बैठ गया। सर वो राशि वाले नंबर, वो 10, 4, 1, 10, 3 क्या है वो वाले? ये राशि नंबर है ना, ये लेकिन कुछ एक बदल मतलब एक घटा के लिखा है यहाँ पे। गतांक लिखते हैं, सब गत ही है, कोई प्रेजेंट वाला नहीं है। ये जो राशि है मकर राशि को पार कर चुका है, तो मकर लिखते हैं। ये 14 डिग्री को पार कर चुका है, तो वो लिखते हैं। सर वो उस ऐप में नहीं दिखाता है। इसमें ऐप में नहीं दिखाता है, वो बस अंश ये अंश कला निकला, उसके बगल में राशियां लिखी होती है। नीचे लिखा होता है। उस एप्लीकेशन में राशियां लिखी हुई होती है। इस कुंडली में जहाँ ग्रह जिस राशि में से उसे एक कम लिख देंगे। देख लीजिए, एक कम करके लिखा है इसमें। यही देख लीजिए। और नहीं तो यहाँ से नंबर कम कर लीजिए। हाँ। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ ग्रहों का राशि पोजीशन लिखा हुआ है। जी 8 लिखा है यहाँ, तो यहाँ जब लग्न स्पष्ट लिखा हमने तो 7 लिख दिया। हाँ ठीक है। गत राशियां लिखते हैं, ग्रह स्पष्ट रिकॉर्ड में गत लिखते हैं। आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, उसमें आपका पूछेगा उम्र कितना है, करंट ईयर थोड़ी कोई लिखता है। आप कितना ईयर बिता चुके हैं उसको लिखते हैं, करंट ईयर नहीं लिखते हैं। 16 वर्ष में 10वां हो जाना चाहिए, 15 वर्ष कंप्लीट रहेगा तब ना लिखेंगे, ये बात है। तो उसमें गतांक ही लिखते हैं। 15 वर्ष पूरा है कि नहीं वो देखा जाएगा, वो फॉर्म वो भरते समय आपका जब 10th का आप फॉर्म भरेंगे। यहाँ पर जो भी रिकॉर्ड में लिखते हैं वो गत ही लिखते हैं। यहाँ पर स्टेशन मास्टर जो लिखता है वो ट्रेन के जाने के बाद लिखता है, यहाँ से क्रॉस किया रिकॉर्ड में आ गया। ठीक है, फिर वो आपके एप्लीकेशन वगैरह में आ जाएगा कौन सा स्टेशन क्रॉस किया है। तो भाव को देखना प्रारंभ कर लीजिए। दिमाग में हमारा बैठ गया, भाव में जो राशि लिखी है उस राशि के 24 डिग्री में खत्म हो जाएगा। उस राशि से पिछली राशि के 24 डिग्री में स्टार्ट हुआ था, इसी राशि के 9 डिग्री में मध्य बिंदु है। सप्तम भाव का उदाहरण ले लेते हैं। वृष राशि के 24 डिग्री में सप्तम भाव समाप्त, वृष राशि के 9 डिग्री में सप्तम भाव का सेंटर है, मेष राशि के 24 डिग्री में सप्तम भाव स्टार्ट हुआ था। और कोई उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए 9 भाव ले लेते हैं। कर्क राशि इसमें लिखी है, जो राशि लिखी है उसके 24 डिग्री में समाप्त हो गया। 9 डिग्री इस भाव का सेंटर पॉइंट है, और मिथुन राशि के 9 डिग्री में यह स्टार्ट हुआ, 24 डिग्री 24 डिग्री में स्टार्ट हुआ। हो गया। अब हम लोग प्रारंभ कर लेते हैं देखना। इसको 4 बार बनाना हो बनाइए, नहीं तो मैं तो ऐसे देख के करता हूँ, और कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, देखते जाइए। कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, देखते जाइए फटाफट। सूर्य 14 डिग्री में है, 14 डिग्री में है। स्टार्ट कहाँ से हुआ था भाव? 24 डिग्री से। किस राशि में है? कुंभ राशि में। कुंभ राशि के मकर राशि के 24 डिग्री में ही भाव शुरू हो गया था। ये तो कुंभ के 14 डिग्री में है ना। और मान लीजिए कुंभ राशि का भाव का सेंटर पॉइंट कितना है? 9 डिग्री। ये तो भाव का सेंटर को भी पार कर गया है, भाव नहीं है। कुंभ राशि से 24 डिग्री वो पार कर गया होता तो पंचम भाव में आता,
लेकिन कुंभ के 24 के अंदर है, अंदर ही है। 14 के आसपास है, सेंटर से भी बहुत ज्यादा दूर नहीं गया है, 5-6 डिग्री दूर गया है। तो इस प्रकार से देखेंगे सूर्य तो यही है, सूर्य का जो भाव है वो चेंज नहीं हो रहा है। अब चंद्रमा को देख लेते हैं। चंद्रमा है कर्क राशि के 2 डिग्री पर, सिंह राशि के 2 डिग्री पर, चंद्रमा सिंह राशि के 2 डिग्री पर है। भाव जो स्टार्ट हुआ वो तो कर्क के 24 में ही स्टार्ट हो गया था ना। दशम भाव कर्क के 24 डिग्री में स्टार्ट हो गया था, ये तो सिंह के 2 डिग्री में है। किस भाव में होगा? दशम भाव में होगा। कर्क राशि के 25 डिग्री 26 डिग्री 27 डिग्री में भी होता तो हमको दशम में लिखते, ये तो बेचारा सिंह में भी घुस गया है। ठीक है। मंगल को देखिए, मंगल यहाँ पर है सप्तम भाव में, कहाँ? मेष राशि के 19 डिग्री पर, वृष राशि के 19 डिग्री पर। वृष राशि के 24 डिग्री पर भाव खत्म होता है ना, वृष राशि के 19 डिग्री पर है, यानी भाव नहीं है। बुध को देखिए, कुंभ राशि के 12 डिग्री पर है, कुंभ राशि के 9 डिग्री पर भाव का सेंटर पॉइंट है, ये तो सेंटर के आसपास है। अरे बात समझ में। इसके बाद गुरु को देखिए, कर्क राशि के 11 डिग्री पर है, ये भी सेंटर के आसपास है। कर्क के 11 पर तो सेंटर है ना नवम भाव का, ये नवम भाव में ही रहेगा, भाव चेंज नहीं करेगा। उसके बाद शुक्र को देखिए, ये मीन राशि के 12 डिग्री पर है, ये भी भाव नहीं है। शनि को देखिए, ये मकर राशि के 8 डिग्री पर है, वो एकदम सेंटर के एकदम बस पहुंच ही रहा है सेंटर पे। ठीक है। राहु को देखिए, मकर राशि के 2 डिग्री पर है। धनु के 24 से ही भाव स्टार्ट हो गया होगा ना इसका, तृतीय भाव धनु के 24 में स्टार्ट हो गया था, धनु के 24 में स्टार्ट हो गया था, तो मकर के 2 पर है, भाव नहीं है। केतु के साथ भी वही बात है। आई बात समझ में। इसका मतलब इस कुंडली में एक भी ग्रह जो है वो चलायमान नहीं है, एक भी ग्रह चलित नहीं हुआ है। किसी के 9 ग्रह चलित हो गया। कल ही एक कुंडली आई थी मिलान करने के लिए, हमारे किसी मित्र की थी, मैं मिलाया, उस लड़की के 9 ग्रह चलित थे। मैं बोल दिया कि इससे विवाह नहीं करो, बहुत लफड़ा होगा, और दूसरे रिश्ते आएंगे उनमें करना। 9 चले हैं मतलब बहुत जिम्मेवारी है उसके ऊपर, बहुत संघर्ष है, बहुत आंधी तूफान है। उतना झेलने की क्षमता जिस वर में हो उसको ना सलाह दिया जाए कि आप इससे कर लीजिए, नहीं तो करके रोते मरते रहे तो क्या फायदा। अब ये उतना सामर्थ्यवान मुझे लगे नहीं कि इतने प्रपंच को संभाल पाएंगे। एक तो इनके घर में ही 50 प्रपंच हैं, उसके बाद में विवाह भी वहाँ कर लीजिए कहूँ जहाँ 100 प्रपंच हैं, 150 प्रपंच हैं, तो 50 तो संभल नहीं रहा है, उधर का 150-200 कैसे संभलेगा। ठीक है। उसी में फिर टेंशन डिप्रेशन और पता नहीं क्या क्या होने लगता है। ठीक है। तो जितने ग्रह चलित होते हैं जीवन में उतना विचलन होता है, क्योंकि सारे ग्रह विचलित कर रहे हैं ना आपको, कोई एक ग्रह नहीं कर रहा है, सारे ग्रह विचलित कर रहे हैं, सारे ग्रह कंफ्यूज कर रहे हैं, दिख रहे हैं यहाँ, फल दे रहे हैं यहाँ। सर फिर इसका क्या औचित्य हुआ कि हम पहले लग्न कुंडली में कहीं और लिखे और फिर राशि में मान लीजिए मंगल को आप लिख दीजिएगा यहाँ, मान लीजिए चलित हो गया, लिख दीजिएगा यहाँ, ग्रह की राशि तो नहीं बदल रही है ना, ग्रह का तो केवल भाव बदल रहा है, इसलिए उसका औचित्य बनता है। लग्न कुंडली का प्रयोग केवल ग्रहों की राशि देखने के लिए किया जाता है, भाव देखने के लिए नहीं किया जाता है। भाव देखने के लिए भाव चलित कुंडली हम अलग से बनाते हैं। ठीक है। लग्न कुंडली से ग्रहों की राशि देखेंगे, भाव कुंडली से ग्रहों का भाव देखेंगे, उसके बाद फल कहेंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कभी भी कुंडली देखनी हो तो 4 कुंडली अपने पास होनी चाहिए, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, भाव चलित कुंडली और नवमांश कुंडली। उसके बिना फलादेश करना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। और इस बात को इसमें भी मैंने इस ग्रंथ में भी मेंशन किया है, इस ग्रंथ में भी वो उसको पूरा सब डाला है, नवमांश की विधि भी डाली है। अन्य वर्गों का नहीं दिया है, पर नवमांश का इसे कैसे फलादेश करते हैं, कैसे चिंतन करते हैं, वो सब इसमें बताया है। इसको भी डाला है भाव स्पष्ट को, भले कठिन विषय हो, लेकिन प्रारंभिक विद्यार्थियों को भी डाला है, उसके बिना तो नहीं पढ़ना है, ताकि आपका भी विश्वास बढ़े और जिसके लिए भी आप फल चिंतन कहें उसका भी विश्वास बढ़े। और शास्त्र ही कुछ सेवा, ठीक है, शास्त्र का यश बढ़ता है, वही शास्त्र की सेवा है। तो अभी अलग अलग बनाते हैं। एक इसका एक आइडिया मेरे दिमाग में अच्छा आया है कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को मिला दिया जाए।
हालांकि मिले ही हुए हैं, पर राजनीतिक प्रपंच इतना ज़्यादा है कि आप पता नहीं कब से विवाद ही चल रहा है। उधर वाले कहते हैं ऐसा नहीं करेंगे, इधर वाले कहते हैं वैसा नहीं करेंगे। अब उधर तो छोड़िए, वो तो अपने हाथ की चीज़ नहीं, यहाँ मिला दिया जाए तो समस्या का समाधान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? इसको मिटा देता हूँ। ये हम बना देते हैं, पहले साउथ इंडिया की कुंडली बना देते हैं, ठीक है। इसमें क्या फिक्स है? राशियां राशियां फिक्स है। अब इसमें हम लोगों ने इसको खींच दिया तो नॉर्थ इंडिया वाली कुंडली बन गई। इसमें क्या फिक्स है? भाव फिक्स है। अब ग्रहों का भाव यहाँ लिख दीजिए, ग्रहों की राशि यहाँ लिख दीजिए, बात खत्म। जी हो गया ना समाधान एक साथ, एक बार में दोनों दिख रहा है। ग्रह किस भाव में है और किस राशि में है, दोनों दिख रहा है। अब एक पकड़ के इसको ले गए, एक पकड़ के इसको ले गए, क्लैरिटी हो गई गड़बड़। दोनों को मिला दिया जाए, कितना काम बन गया। साउथ वाले क्या करते हैं, यहाँ पर एक फूल बना देते हैं, यहाँ पर एक फूल रख देते हैं, उसके बाद फल चिंतन करते हैं। तो यहाँ पर भावचरित कुंडली बना लीजिए, यहाँ पर राशि लिख दीजिए। मान लीजिए वृश्चिक लग रहा है, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक। मेरे को गिनना पड़ रहा है, अभ्यास कम है इसलिए, पर जिनका अभ्यास होता है वो गिनना नहीं पड़ता है, वो फिक्स है। जैसे यहाँ पर भावों को नहीं गिनना पड़ेगा, उसका अभ्यास है। ये वृश्चिक राशि यहाँ पर हमने मार्क कर दिया, मार्क कर दिया मतलब ये लग्न है, वृश्चिक लग्न है, वो स्पष्ट हो गया। अब जो ग्रह जिस राशि में उसको वहाँ लिख देते हैं। जैसे सूर्य कहाँ है? कुंभ राशि में है, तो ये मीन है, ये कुंभ राशि, यहाँ पर सूर्य को लिख दिया। किस भाव में है? चतुर्थ भाव में, चलित नहीं हुआ है, यहाँ पर लिख देते हैं। फिर चंद्रमा कहाँ पर है? दशम भाव में है, यानी सिंह राशि में, तो यहाँ पर सिंह राशि होती है। जी जी कर्क सिंह, हाँ, यहाँ पर चंद्रमा को लिख दिया। दशम भाव में चंद्रमा है तो यहाँ लिख दिया। इसके बाद मंगल, मंगल सप्तम भाव में है, मंगल को यहाँ लिख दिया। वृष राशि में है तो यहाँ लिख दिया। फिर बुध कहाँ है? कुंभ राशि में है, तो यही सूर्य के साथ लिख दिया। चलित नहीं हुआ है, यहाँ चतुर्थ भाव में लिख दिया। गुरु किधर है? नवम भाव में है, इधर कर्क राशि में, तो यहाँ सिंह राशि है तो यहाँ कर्क राशि है, यहाँ लिख दिया। फिर केतु भी यही है, सूर्य लिख देते हैं। और शुक्र मीन राशि में, यहाँ पर शुक्र है। फिर शनि मकर राशि में है, राहु भी मकर राशि में है ना, यहाँ पर लिख देते हैं शुक्र को, यहाँ पर लिख देते हैं शनि को यहाँ। अब ग्रहों का भाव, एग्जैक्ट भाव पोजीशन भी नजर के सामने है, एग्जैक्ट राशि पोजीशन भी नजर के सामने है। एक प्लेटफॉर्म में दोनों को लिख करके फल चिंतन कर सकते हैं। नहीं तो 4 वर्ग बनाना पड़ेगा, 4 जगह दृष्टि ऐसे दौड़ानी पड़ेगी। अब मैं इसका प्रयोग करने लगा हूँ, बहुत चिंतन के बाद ये ट्रिक मिला है मुझे कि दोनों को एक साथ कैसे रखें, ठीक है। तो अन्य जगहों पर तो मिले ना मिले, और ज्योतिष में तो मैंने नॉर्थ साउथ मिला दिया है, ठीक है। तो यहाँ इसके माध्यम से देखा जाए तो बहुत सरलता से दोनों ही चीज़ों का ज्ञान हो जाता है सामने। जब भी वो आता है लैपटॉप से भी कुंडली बनाते हैं, तो बनाने के बाद फिर हाथ से खींच लेता हूँ इसको फटाफट और लिख लिए। उसके बाद फल चिंतन कर सकते हैं, फल कथन कर सकते हैं। तो एग्जैक्ट भाव पोजिशन भी मालूम है, एग्जैक्ट राशि पोजिशन भी मालूम है, बहुत अच्छे से। तो ये बहुत अच्छा, बहुत सुविधाजनक है, अपनाएं थोड़ा प्रैक्टिस करके तब। तो अब इसमें जो जो बातें हैं उसको एक बार पढ़ लिया जाए। जिस प्रकार 12 राशियों में प्रत्येक राशि का मान 30 अंश होता है, उसी प्रकार सभी भावों को भी 30 अंश का मानकर भाव स्पष्ट तैयार करना चाहिए। इसमें दशम लग्न वाला मत भी उपस्थित होता है, किंतु मेरी समझ से तो वो मत उपयुक्त नहीं है। आपको अभी इस विवाद में नहीं पड़ना है। आप प्रत्येक भाव का मान 30 अंश कल्पित करके भाव स्पष्ट तैयार करिए, ठीक है। अब इसमें जो बातें मैंने बताई थी महत्वपूर्ण, उनको यहाँ बिंदुवार लिख दिया हूँ। लग्न स्पष्ट ही भाव का मध्य बिंदु होता है, लग्न स्पष्ट भाव मध्य होता है। उसमें
15 अंश जोड़ने पर प्रथम भाव की अंतिम संधि मिलेगी। जी। ये हमारा लग्न स्पष्ट है, 7 वृश्चिक राशि, 9 अंश, 25 कला, 17 डिग्री। इसी में जब हम 15 डिग्री जोड़ देंगे तो लग्न का अंतिम वो मिल जाएगा, तो लग्न समाप्त कहाँ पर हो रहा है, 24 डिग्री पे। ठीक है। तो 15 से 24 डिग्री पर समाप्त हो रहा है लग्न, ठीक है। उस संधि में पुनः 15 डिग्री जोड़ने पर द्वितीय भाव मिल जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? नहीं आई है? आगे। कर देता हूँ, नहीं आई हो। जैसे इसमें लिखा है 7, 9, 25 और 17, इसमें 15 डिग्री जोड़ेंगे तो मिलेगा 7, 24, 25, 17। ये जो है वो लग्न का मध्य बिंदु है, इसको लिखेंगे लग्न मध्य। अब जब लग्न का मध्य बिंदु मिल गया, उसमें 15 डिग्री जोड़े तो ये प्राप्त हुआ, ये है लग्न का अंत बिंदु यानी लग्नांत बिंदु। इसमें फिर 15 डिग्री जोड़ देंगे तो यहाँ मिलेगा 17 विकला, इधर 25 और 25 कितने हो जाते हैं? 50। अच्छा, ऊपर थोड़ी जोड़ना है, ये केवल जोड़ना है 15 डिग्री, तो ये तो 25 कला ही रह जाएगा। और ये 24 और 10 34 और 5 39, 39 अंश हो जाएगा। एक अंश में कितना राशि होता है? एक राशि में 30 अंश होते हैं। एक राशि में 30 अंश होते हैं। एक अंश में कोई राशि नहीं होती, एक राशि में 30 अंश होते हैं, दिमाग यही बदलेगा। जी। तो एक राशि में 30 अंश होते हैं, 30 अंश इधर आ जाएगा, एक राशि बन जाएगा। 39 अंश था, 39 अंश में 30 अंश को हमने राशि बना लिया, है ना, एक राशि बना लिया। कितना अंश बचा? 9 अंश। 9 अंश। 9 अंश को यहाँ लिख लेते हैं। अब एक राशि बनाया था, वो एक राशि इसमें ऐड हो जाएगा, साथ में एक जोड़ देंगे, 8 राशि। ये दूसरा भाव का स्पष्ट मान है, ये द्वितीय भाव स्पष्ट हो गया। अब इसमें फिर 15 डिग्री जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? द्वितीय भाव का अंत बिंदु मिल जाएगा। फिर 15 डिग्री जोड़ेंगे तो तीसरा भाव मिल जाएगा। फिर 15 डिग्री 15 डिग्री जोड़ते जाइए, 15 डिग्री जोड़ते जाइए, अगला अगला भाव उसके उसके अंत बिंदु मिलते जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए 15 डिग्री जोड़ ही देता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा 17, यहाँ हो जाएगा 25, यहाँ पर हो जाएगा 24, यहाँ पर हो जाएगा 8। ये हो गया द्वितीय भाव का अंत बिंदु, द्वितीयांत या द्वितीय भावांत जो भी। अब द्वितीय भाव यहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ पर वो मध्य हो रहा है, यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। जो लग्न का अंत बिंदु है वही द्वितीय भाव का आरंभ बिंदु है। जो लग्न का अंत बिंदु है वही द्वितीय भाव का आरंभ बिंदु है। यह एवादि सयवांत यस्य मध्य से वही, क्यों? जो अंत बिंदु है लग्न के लिए वही द्वितीय भाव के लिए आरंभ बिंदु है। इस प्रकार से जोड़ते जाएंगे तो अगले अगले भाव उनके उनके अंत बिंदु मिल जाएंगे। फिर उनको एक बॉक्स बना करके लिख सकते हैं, कुंडली में भरना हो तो भर सकते हैं, ठीक है। देखते समय तो केवल ये देखिए, आप वही बार बार नंबर रिपीट हो रहा है, 24 25 17, है ना, 9 25 17, 24 25 17, फिर आगे 15 जोड़ेंगे तो 9 25 17 आएगा। वही 9 25 17, 24 25 17, 9 25 17, 24 25 17 जुड़ता रहेगा और ये नंबर चेंज होते जाएंगे। एक एक नंबर 2 बार लिखा जाएगा। इस प्रकार से वो भर सकते हैं। भाव स्पष्ट वाली जो वाला जो कॉलम है जन्म कुंडली में होता है, षडवर्गीय सप्तवर्गीय कुंडलियों में भाव स्पष्ट का कॉलम होता है, उसमें देख सकते हैं। उसमें इसी प्रकार से इसको भरा जाता है, ठीक है। इस प्रकार क्रमशः 15-15 अंश जोड़ते जाने पर अगली अगली संधियां और अगले अगले भाव प्राप्त होते जाते हैं। जैसे लग्न में 15 डिग्री जोड़ा तो लग्न का अंत बिंदु मिल गया, यानी संधि है, संधि स्थान है। फिर 15 डिग्री जोड़ा तो अगला भाव मिल गया, फिर 15 डिग्री जोड़ा तो द्वितीय भाव का अंत संधि मिल गई, ये संधि बिंदु है, द्वितीय भाव की अंत संधि, ठीक है। भाव स्पष्ट और ग्रह स्पष्ट की परस्पर तुलना करके यह जाना जाता है कि ग्रह भाव में यथार्थ रूप से कहाँ स्थित है। भाव मध्य में है, अथवा भाव की पिछली संधि में है, अथवा अगले संधि में है, अथवा पिछले भाव में है या अगले भाव में है, ठीक है। अब उसका प्रयोजन क्या है, तो प्रयोजन यहाँ पर बता रहे हैं, क्या है? संधिगत ग्रह निर्बल होते हैं। यहाँ पर संधि कितना डिग्री आया है? 24 डिग्री। 24 डिग्री संधि है। आरंभिक संधि भी 24 डिग्री पर है, अंत संधि भी 24 डिग्री पर है। आरंभ संधि
पिछली राशि में है, अंत संधि प्रेजेंट राशि में है। जी जैसे उसको हटा दिया, कोई बात नहीं, इससे भी समझ में आ जाएगा, सब वाले से समझ लेते हैं। ये चौथा भाव है, 1 2 3 4, यहाँ पर मार्क किया गया, ये चौथा भाव। जी। यहाँ पर सूर्य है ना, चौथे भाव में। राशि कौन सी है? कुंभ राशि। हाँ तो कुंभ राशि के 24 डिग्री पर चौथा भाव समाप्त हो गया और 5वां भाव शुरू हो गया। जी ठीक है। तो मान लीजिए कोई ग्रह, यही सूर्य मान लीजिए कुंभ राशि के 24 डिग्री में होता, तो अंतिम संधि में है। संधिगत ग्रह निर्बल होते हैं, वो बलहीन हो जाता है। बलहीन हो जाने का तात्पर्य इतना ही है, सब बातें आगे भी आएंगी, पीछे भी आई हैं। बलहीन होने का तात्पर्य यह है कि वो अच्छा फल देने का क्षमता खो दिया है, बुरा फल देने का क्षमता नहीं खोया है। बुरा फल देने का क्षमता नहीं खोया है, अच्छा फल देने का क्षमता खो गया। सूर्य अस्त हो गया, सूर्य को बल नहीं मिला। सूर्य को बल नहीं मिला, रात्रि हो जाता है कि नहीं, अंधेरा हावी हो जाता है कि नहीं, बुरा फल प्रकट हो गया कि नहीं। बल नहीं है इसका मतलब बुरा फल होगा, बल है इसका मतलब अच्छा फल होगा। इतना ही समझिए। लेकिन गुरुजी षडबल से बली हो, जैसे सूर्य, षडबल के बल का अलग प्रयोजन है, ये सब बल का अलग प्रयोजन है। ठीक है, दोनों के बल का प्रयोजन और उद्देश्य अलग अलग है। यहाँ इस बल का प्रयोग हम भाव फल कहने में करेंगे। ठीक है, षडबल में सूर्य बहुत बलवान है। सूर्य नैसर्गिक रूप से पिता का कारक है, पिता का जो सुख उसको मिलना था सो मिलेगा। यहाँ पर है चतुर्थ भाव में होने का उसका जो भी फल है, तनु क्या है वो, तुरीय दिनेश शोभाधिकारी जनासंतपे विग्रहो बंधु तो भी, चमत्कार चिंतामणि का श्लोक है ये। चतुर्थ भाव में सूर्य होता है तो वो व्यक्ति बहुत शोभायमान होता है, उसकी हर जगह प्रतिष्ठा होती है और वो अपने बंधुओं का विग्रह प्राप्त करता है, बंधुओं से दूर रहना पड़ता है। वपुः पीड्यते वात पित्तेन नित्यम, उसका शरीर वात और पित्त से नित्य पीड़ित होता रहता है, उसको वात और पित्त ये दो रोग परेशान करते रहते हैं। वपुः पीड्यते वात पित्तेन नित्यम सवई पर्यटन ह्रास वृद्धि प्रयाति, घूमता रहता है, जीवन में हानि लाभ दोनों प्राप्त करता रहता है। ये चतुर्थ भाव के सूर्य का फल है। अब ये सूर्य संधि में चला गया तो ये सब फल घटेंगे कि नहीं घटेंगे। षडबल में सूर्य बलवान है, सूर्य पिता का कारक है नैसर्गिक रूप से, उधर का पिता का जो सुख घटना बढ़ना होगा वो घटेगा बढ़ेगा। पिता को जो समृद्धि घटनी बढ़नी होगी वो घटेगी बढ़ेगी, पिता का जो आयु घटना बढ़ना होगा वो घटेगा बढ़ेगा। दोनों का प्रयोजन अलग अलग है, दोनों का उद्देश्य अलग है, कहाँ कौन सा लगा रहे हैं ये देखना है। अरे ये बात समझ में। और क्या है, षडबल में बल है और उसको देना है बुरा फल तो बुरा फल देगा, देना है अच्छा फल तो अच्छा फल देगा। ठीक है, तो लोग कहीं भी किसी चीज़ को मर्ज नहीं करना है, उनका डिफ्रेंसिएशन जो भी है उसको दिमाग में रखना है। तो संधिगत ग्रह निर्भर हो जाते हैं, ये सब संधि में ग्रह चला गया, चाहे राशि के संधि में जाए चाहे भाव के संधि में जाए, अपनी दशा में घोर दुर्घटना कराता है। राशि संधि को तो लोग देख लेते हैं, 29 डिग्री में बैठा है तो बोल देते हैं राशि संधि में है, 0 डिग्री में बैठा है तो बोल देते हैं राशि संधि में है। भाव संधि कौन देखेगा। भाव संधि वाले ग्रह भी अपनी दशा में निश्चित ही दुर्घटना कराते हैं, राशि संधि वाले ग्रह भी निश्चित ही दुर्घटना कराते हैं, उसमें कोई संशय नहीं। चंद्रमा राशि संधि में होता है, 29 डिग्री का चंद्रमा हो, 0 डिग्री का चंद्रमा हो, व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर होता है, उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती। यही फल भाव संधि के लिए भी है, भाव संधि में भी होगा तो भी उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता में कमी आ जाएगी। दोनों में यदि संधि में चला गया तब तो चौपट हो गया, तब जिसको बर्बाद होना है वो व्यक्ति इससे पूछ के काम करे। चीज सामने भी रखा रहेगा तो दिखेगा नहीं, ढूंढता रहेगा, उसको बताया जाए अरे जिसको ढूंढ रहे वो यही रखा है, 2 घंटे बाद कहेगा अच्छा तुम बताए तो थे पर मेरे को उस समय समझ में ही नहीं आया। ऐसे लोग भी मिलते हैं। ठीक है, अग्रिम संधि मान से अधिक मान वाला ग्रह आगामी भावानुसार फल प्रदान करता है। जैसे इस उदाहरण में 24 डिग्री संधि है, अंतिम संधि, कोई ग्रह 27 डिग्री में हो, 28 डिग्री में हो, उस घर का फल नहीं देगा, अग्रिम घर का फल देगा। यही सूर्य बैठा तो चौथे घर में है, लेकिन चौथा घर तो 24 डिग्री में ही समाप्त हो जा रहा है। यदि ये 24 से कम है तब तो चौथा घर का फल देगा, यदि 24 से ज्यादा हो गया, 27 डिग्री, 28 डिग्री, 29 डिग्री, तो 5वें घर का फल देने लग जाएगा, चौथा घर का फल छोड़ देगा। ठीक है, इसके बाद पिछली संधि मान से कम अंशों वाला ग्रह
पिछले भावानुसार फल प्रदान करता है। तो अभी इसके पहले जो कक्षा में हमने बताया था उसमें ग्रह पीछे के भाव में जा रहा है। 12वां भाव बैठा तो सूर्य खसक करके 11वें घर में आ गया था, तो पिछले संधिमान से कम हो रहा है उसका मान, पिछले भाव में चला गया, तो पिछले भाव के जैसा फल करेगा वो। 11वें का फल देगा, 12वें का नहीं देगा। तो वहां पर हम नेत्र दोष बताएंगे, वो फल हमारा असत्य हो जाएगा। फिर भाव मध्य में विद्यमान ग्रह ही संबंधित भाव का पूर्ण फल देने में सक्षम होता है। पहले वाली कुंडली में थी। हाँ, इसमें भी कहीं कहीं पर है, इसमें कहीं पर नहीं है ना, भाव के मध्य में तो कोई नहीं है, पिछले वाले कुंडली में था। 24 पे। हाँ, 24 26 में कई सारे ग्रह हैं। चंद्रमा था। हाँ, नहीं कोई भी भाव मध्य के आसपास है। 24 डिग्री में 9 डिग्री है ना इसमें, तो भाव मध्य कई सारे ग्रह तो आसपास है। शनि है। ये शनि सबसे पास में है, गुरु है ना, 2 डिग्री ही आगे है, शुक्र भी 3 डिग्री आगे है, सूर्य भी। इन सबका फल ज्यादा मिलेगा इस व्यक्ति को, भाव फल। शनि का भाव फल ज्यादा मिलेगा, सबसे ज्यादा शनि का भाव फल मिलेगा, सबसे ज्यादा। जी। इसके बाद इसका भी भाव फल ठीक ठाक मिलेगा, बृहस्पति का भी, शुक्र का भी, सबका भाव फल अच्छा मिलेगा, बुध का भी भाव फल अच्छा मिलेगा। बाकी जो लोग दूर है उनका भाव फल में कमी आ जाएगी। जितना ज्यादा दूर होगा उतनी कमी आ जाएगी, सेंटर से जितना दूर होगा उतनी कमी आ जाएगी। ठीक है, तो भाव के मध्य में विद्यमान ग्रह ही संबंधित भाव का पूर्ण फल देने में सक्षम होता है। यदि आरंभ या विराम संधि में स्थित ग्रह का मान भाव संधि की अस्पष्ट राष्ट्रादि मान के तुल्य हो जाए तो ग्रह चाहे कितना भी बलवान हो उसका भाव फल शून्य हो जाता है। कोई ग्रह इतना ही हो जाए 24, 27, 25, 17, उसका भाव फल तो पूरा पूरा गया, 1% भी नहीं देगा। सूर्य चौथे भाव में है ना, यदि सूर्य का मान इतना ही हो जाए 24, 25, 17, तो एकदम ही संधि के सेंटर में बैठा है, वो अपना कहीं का फल प्रदान नहीं करेगा। दो देशों के बीच में कुछ रेखाएं होती, कुछ एरिया ऐसा होता है बफर जोन, जो ना तो इस देश का होता है न उस देश का होता है। बॉर्डर में बहुत सारे ऐसे कुछ किलोमीटर के ऐसे एरिया होते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच में भी कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पर दोनों में से किसी देश का कब्जा नहीं, वो खाली रहता है। दोनों देश से किसी भी देश का नियंत्रण उसमें नहीं होता, ऐसा कुछ एरिया खाली छोड़ दिया जाता है। उस पर न इस देश का कब्जा है न उस देश का कब्जा है। इसके बाद भाव संधिगत ग्रह की दशा अंतर्दशा भी बहुत कष्टकारक होती है, इसको बता ही दिया। भाव संधि में गया हुआ ग्रह हो चाहे राशि संधि में गया हुआ ग्रह हो, अपनी दशा अंतर्दशा को गड़बड़ कर देता है, खराब कर देता है। अब ये सूर्य जो है दशम भाव का स्वामी है, ये यदि संधि में चला गया और सरकारी नौकरी का तैयारी करते रहे और खोपड़े में बिठा कर रखे कि सूर्य यहाँ बैठा है, पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, 10वें से पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, हमको मिल ही जाएगा। और सूर्य बैठा हो एकदम संधि में, कहाँ से उसका सपना पूरा होगा। ज्योतिष भी पढ़ा हो, सब शास्त्र में लिखा है 10वें भाव को देखे, किसी भाव का स्वामी उस भाव को देखे तो भाव बलवान हो जाता है। बाद में कहेगा ज्योतिष भी झूठा है, भगवान भी झूठे हैं, सब झूठा है, हमको ऐसा लिखा था वैसा हो गया, वैसा लिखा था वैसा हो गया। ठीक है, तो इतना सरल नहीं है, बहुत सूक्ष्मतापूर्वक चीजों को ऑब्जर्व किया जाता है, देखा जाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने क्या पढ़ लिया, भाव को पढ़ लिया। अब आपको मन हो तो एक उदाहरण मैं और करा सकता हूँ ताकि थोड़ी और क्लैरिटी हो जाए। जी सर। 2 उदाहरण तो कर ही चुके हैं हम लोग, मन होने का उदाहरण और कर सकते हैं। सर मैं डेट बताऊं सर, मैंने उसका हाँ, किया तो वो ठीक से नहीं आता है इसलिए। डेट टाइम जन्मस्थान सबको बता दीजिए, हाँ। सब लोग स्पष्ट लिख लेंगे। डेट 17/9/2002। डेट है 17/9/2002, टाइम है 21:25। रात 9:25। जी सर। प्लेस है बेलगाम। बेलगाम। ये डाटा फीड कर लीजिए। अब यहाँ पर सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इन 9 ग्रहों को हमने लिख लिया है।
साथ लग्न भी तो चाहिए, लग्न के बिना तो कोई काम ही नहीं होगा, तो यहाँ लग्न भी लिख लिया। ठीक है, अब बताइए लग्न स्पष्ट कितना है? 23, 12, 47। राशि क्या है? मेष लग्न है। मेष लग्न है तो 0 लिख लेते हैं। 23, 12, 47। 47। सूर्य का बोलिए। एक लिखा है। किम ज्यादा? किंचित भिन्न भिन्न आवेदन। 21, 25 लिखे हैं, जन्म समय में क्या लिखे हैं? हाँ, 21, जन्म स्थान देखिए, अक्षांश दशांश अलग अलग होगा फिर। 21, 25। 17, 2024। आपने 9, 25 लिखा है कि 21, 25 लिखा है? जी सही। डेट टाइम और जन्म स्थान यदि सही है सही। तो गलत नहीं आएगा। जी। इन तीनों में ही कहीं गलती है, इसलिए अलग आ रहा है, सूर्य का उसको सुधारिए। हाँ राशि के स्थान पे 5। हाँ, सिंह राशि में है, कन्या राशि में? कन्या राशि में। हाँ, अंश का अगला बोलिए। हाँ, 0, 0, 41, 40, 45। 45। फटाफट बोलिए। चंद्रमा राशि स्थान पे 9, 9, 17, 17, 0, पूरा बोलिए एक साथ। 55, हाँ, 4, 4, 18, 13, 18, 13, 55, 55। आगे बोलिए। 5, 5, 18, 18, 54, 54, 41, 41, 3, 3, 15, 15, 52, 52, 22, 22, 6, 6, 13, 13, 8, 8, 7, 7, 2, 2, 4, 4, 40, 40, 26, 26, 1, 1, 18, 18, 30, 30, 25, 25, 7, 7, 18, 18, 30, 30, 25। 25। हो गया। यहाँ पर हमने ग्रह स्पष्ट लिख दिया है। जी। ठीक है, अब क्या बनाए? छोटी छोटी 2 कुंडलियां बना लेते हैं। इस प्रकार से ऊपर लग्न कुंडली बना लेंगे, नीचे भाव चलित कुंडली बना लेंगे। मेष लग्न, ये हो गया लग्न कुंडली, लग्न कुंडली, ये हो गया भाव चलित कुंडली, भाव चलित कुंडली। ठीक है, ये जो है मेष से प्रारंभ है। एक लिख दिया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सूर्य जो है वो कन्या राशि में है, यहाँ है। चंद्रमा मकर राशि में है। मंगल सिंह राशि में है। बुध कन्या राशि में है। गुरु कर्क राशि में है। शुक्र तुला राशि में है। शनि मिथुन राशि में है। राहु वृष राशि में है और केतु वृश्चिक राशि में है। यही है ना, कुंडली मिलान कर लीजिए फटाफट। यही है। हाँ। अब मिलान करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लग्न है 23 डिग्री में, लग्न का भाव मध्य है 23 डिग्री। सभी कुंडली में भाव का सेंटर पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट निकाल लीजिए, 23 में 15 घटा लीजिए। क्या करना होगा स्टार्टिंग पॉइंट निकालने के लिए? 15 घटाना होगा, घटाइए। 23 में 10 माइनस किए तो 13, और 13 में 5 माइनस किए तो 8, 8, 5, 13। ठीक है। ऐसे वैदिक गणित का अभ्यास कर करके सब हो गया है। जैसे भी करिए, जैसे हो माइनस हो, है ना। 8 डिग्री स्टार्टिंग पॉइंट है। किस राशि का? उसी राशि का जो उसमें लिखा हुआ है। जैसे लग्न का देखेंगे तो लग्न मेष राशि में, लग्न में मेष राशि है, लग्न भाव में मेष राशि के 8 डिग्री में भाव स्टार्ट हुआ है। किसमें खत्म होगा? वृष राशि के 8 डिग्री पे। 23 डिग्री में मध्य होगा। अब दिमाग में नंबर बैठ गया जी। 8 और 23, 8 डिग्री स्टार्टिंग है, 23 डिग्री मध्य है। उसी नंबर को फिक्स करके यहाँ पर देखना प्रारंभ करेंगे।
सबसे पहले सूर्य को देख लेते हैं। ये 0 डिग्री पर है। किस राशि में? कन्या राशि में। कन्या राशि में। छठे भाव में। जी। छठा भाव कन्या राशि के किस डिग्री से शुरू हो रहा है? छठा भाव कन्या राशि के 8 डिग्री से शुरू हो रहा है। ग्रह बैठा है 0 डिग्री पर। स्टार्टिंग 8 में हो रहा है और बैठा है 0 पर। पीछे चला गया, इधर चला गया पंचम भाव में। पंचम भाव में हमने लिख दिया सूर्य। आ रहा है समझ में? चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा अष्टम भाव में, दशम भाव में बैठा है मकर राशि में। 17 डिग्री में बैठा है। दशम भाव मकर राशि के 8 डिग्री में स्टार्ट हो रहा है। 8 में स्टार्ट हो गया। ग्रह बैठा है मकर के 17 में, उसी भाव में है। तो चंद्रमा को यही रहेगा, चंद्रमा इधर में कहीं नहीं जाएगा। यहाँ चंद्रमा। मंगल की बात कर लीजिए। मंगल सिंह राशि की 18 डिग्री में, वो भी वहीं रहेगा, है ना। 8 के बाद कहाँ बैठा है? पंचम में बैठा है, तो पंचम में ही रहेगा। फिर बुध वही रहेगा 18। बुध कहाँ बैठा है? छठे भाव में, तो छठे भाव में ही रहेगा। गुरु 15 डिग्री वहीं पर है। कहाँ? जहाँ बैठा हो। कहाँ बैठा है? चतुर्थ भाव में। तो ये शुक्र का अंश देखिए 13 डिग्री, वो भी वहीं बैठेगा जहाँ बैठा है, यानी कि यहाँ। शनि को 4 डिग्री में बैठा है। भाव शुरू हो रहा है 8 में, बैठा है 4 में, पिछली राशि में चला गया। कहाँ बैठा है? कौन गया है पिछली राशि में? शनि गया है। शनि किधर? इधर तृतीय भाव, दूसरे में चला गया। यहाँ पर हमको शनि को लिखना पड़ेगा। हो गया ना गड़बड़ शनि। फिर राहु 18 डिग्री वही है जहाँ है, यानी यही दूसरे भाव में। फिर केतु किधर? 7 में है, 8 में वही रहेगा जहाँ है। केतु भी भाव नहीं बदलेगा। हो गया, भाव चरित कुंडली तैयार हो गई। अब इसको उससे बनाना चाहें तो उससे बना सकते हैं। गुरुजी यहाँ पे एक प्रश्न है, यानी केतु अभी 8 डिग्री से कम होता है, यानी 18 यहाँ पे 5 मान लिया जाए तो सप्तम में लिख देते हैं। किंतु वो इसका वक्र राशि में उल्टा चलता है, भाव में कौन चलता है? वो तो जहाँ जैसे है वैसे ही है। वक्रागति तो वक्रा ही तो कर रहे हैं। कभी सीधा चलाएंगे, कभी उल्टा चलाएंगे, वैसा थोड़ी है। कभी सीधा चलाएंगे, कभी उल्टा चलाएंगे, वैसा नहीं ना होगा। पीछे कर देते हो उसको, किस भाव में आ जाएगा। वो तो किस भाव के एरिया में है, किस भाव के रडार में है। ठीक है। जम्मू कश्मीर पहुंचेगा तो पाकिस्तान का टावर पकड़ने लगता है, मोबाइल में बताता है कराची, उधर का टावर पकड़ने लगता है। मिटा दूं? जी सर। अभी इस पे कितने ग्रह चलायमान है, उस पे फिर से ये निकलेंगे मतलब। हाँ लिख लीजिए कौन कौन सा चलित हुआ है। 2 ही ग्रह चलित हुए हैं। 2 हुए हैं, शनि और सूर्य। और संधि में कोई भी ग्रह नहीं है, क्योंकि संधि 8 डिग्री पर है, उसके आसपास कोई नहीं है। 1-1 डिग्री आगे पीछे संधि मानिए। 8 डिग्री यदि है तो 7, 8, 9 इन तीनों में संधि मानिए। 8 में तो परम संधि होगा। ठीक है। 8 डिग्री में कोई ग्रह होगा तो परम संधि में होगा। 7, 8, 9 ये तीनों ही संधि में आएंगे। ठीक है। 7, 8, 9 में कोई भी ग्रह नहीं है, देख लीजिए। अंश को फटाफट से देख लीजिए, ऐसे फटाफट देख करके निर्णय कर सकते हैं। ठीक है। बिठा दो इसको। अब एक बार उसके हिसाब से बनाकर दिखा देता हूँ। दोनों को मिलाकर के इस प्रकार से वो बना सकते हैं। मेष लगन की कुंडली है, तो यहाँ पर हमने मार्क कर दिया तो ये लगन है। अब इसके अंदर ये वाली कुंडली बना देते हैं। ठीक है। अब इसमें राशियां तो लिखी नहीं जाती हैं भाव चरित कुंडली में। हो गया, इसमें राशियां हो ही गई। अब सूर्य किस राशि में है ये तो यहाँ भर ही जाएगा। सूर्य कन्या में है तो मिथुन, ये कन्या यहाँ पर होगा, कर्क सिंह कन्या यहाँ पर, यहीं पर है सूर्य भी और यहीं पर है बुध भी। इसके बाद सिंह राशि में यहाँ मंगल है, फिर गुरु है यहाँ कर्क राशि में, फिर शनि है यहाँ मिथुन राशि में, फिर राहु है यहाँ वृष राशि में, फिर चंद्रमा मकर राशि में, मीन कुंभ मकर राशि में चंद्रमा
शुक्र तुला। शुक्र तुला राशि में है, यहाँ पर शुक्र है, हाँ केतु, तो केतु यहाँ पर है। और फिर सब हो गए। हो गया ना सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 सारे ग्रह हो गए। जी ग्रहों की राशि हमने लिख ली, उनका भाव इसमें कर लेते हैं। बुध तो यही है छठे भाव में ही, सूर्य चलित होकर के पंचम भाव में आ गया है जी और मंगल भी जो है पंचम भाव में ही है। हाँ शुक्र यही है, चलित नहीं हुआ, हुआ है क्या चलित? नहीं हुआ। केतु भी चलित नहीं हुआ है हाँ और चंद्रमा भी चलित नहीं हुआ है राहु भी नहीं हुआ और राहु भी चलित नहीं हुआ है। शनि हो गया। शनि चलित होकर के ऊपर चला गया है जी और गुरु भी यही है। चलित नहीं हुआ है। 2 3 2 5 6 7 8 हो गए सारे ग्रह। जी हम बहुत आराम से इसके आधार इसको देखते हुए भावफल कह देंगे और इनको देखते हुए राशिफल राशिफल कह देंगे। एक साथ दोनों ही चीजें देख सकते हैं, दोनों का ही फल कथन कर सकते हैं। ठीक है। जी वो लोग साथ में नहीं रहते हैं क्या, कुटुंब के लोग, चाचा ताऊ वगैरह सब? न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली है ना, हाँ जी। कुटुंब बिगड़ गया ना, कुटुंब में शनि राहु दोनों हो गए तो निकाल देंगे आपको बाहर, न्यूक्लियर फैमिली रहेगी। दूसरा अगर कुटुंब होता है उसमें 2 2 पापक ग्रह बैठे हैं, वैसे भी शनि विच्छेदक होता है, पृथकतावादी ग्रह है, जहाँ बैठेगा वहाँ से अलग कर देगा, परिवार से अलग कर देगा। आपको जिनकी भी कुंडली है परिवार वाले नहीं पूछेंगे, वो अलग कर देंगे, तुम अपना समझो, अपना हिसाब किताब करो। आपके पिताजी को संघर्ष करना पड़ेगा अलग से अपने उन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, तो ये सब तो ऐसा ही है, मैं तो जानता समझता नहीं हूँ, मैं तो इधर ही देखता हूँ जो देखना है। मैं बोलते हैं लड़का देखने चलिए साथ में, क्या जाए कुंडली भेज दो, वहाँ तो वैसा क्या दिखा दो बताइए, हम यहीं से देख लेंगे जो देखना है। ठीक है, तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं, आप लोग भी अभ्यास करिए, गति हो जाएगी। तो ये कक्षा आज यहाँ समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। अगली कक्षा और इंटरेस्टिंग रहने वाली है और अब सीधे कुंडली से फलादेश प्रारंभ होने वाला है। प्रारंभ तो शुरू से ही हो गया था, कोई भी ऐसी कक्षा नहीं जिसमें फलादेश नहीं बताया हो, जैसे अभी भी कुछ न कुछ नियम तो समय बता ही रहा हूँ, अब पूरा पूरा नियम वाला ही चलेगा। उसको समझने के लिए इन सब चीज़ों में आपकी गति होनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो जैसे कुंडली खुलेगी, मेरे को तो अभ्यास है, मेरे अभ्यास के साथ आपको चलना पड़ेगा। मैं चलूँगा 100 के रफ्तार में तो आपको भी 100 में चलना पड़ेगा, आप 60 में रह जाएंगे तो पीछे छूट जाएंगे। ठीक है जी। तो इन सब चीज़ों का अभ्यास कर लीजिए ठीक प्रकार से, भाव का, राशि का, भाव चरित का, इन सब का अभ्यास कर लीजिए। मैं भाव चरित कुंडली वगैरह नहीं बनाता, लगभग स्पष्ट देख लेता हूँ, बस 15 डिग्री जोड़ घटा के अपना 2 नंबर सेट हो गया। मध्य बिंदु 23 डिग्री है, आरंभ बिंदु 8 डिग्री, बस आप काम आगे चलता जाएगा। इसी प्रकार से आप भी इस प्रकार से अभ्यास कर लीजिए और ठीक प्रकार से फल कथन करने का अभ्यास फिर आगे हम लोग करेंगे। बहुत सारे नियम अभी सीखेंगे, किस भाव से क्या विचार करते हैं वो सब सीखेंगे, भाव की कुछ ग्रुपिंग्स है उन सबको सीखेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हमें बताने के लिए हैं और यदि अब तक जो पढ़ा दिया गया है वो समझ में आ गया है तो आगे की कक्षा और इंटरेस्टिंग होती जाएगी, क्योंकि आप स्वयं बहुत सारे रहस्यों को खोलने लग जाएंगे। आपके पास पानी की तरह मामला साफ होता रह जाएगा, कोई व्यक्ति कुछ छुपा नहीं सकता है, कुछ भी चाहे कितना भी सोचे, कितना भी कुछ करे, कितना भी सोचे, कितना भी कुछ करे, छुपा नहीं सकता है किसी बात को। ठीक है, ज्योतिषी अपने दिव्य चक्षु से उसकी समस्या को समझ ही लेगा और समझ कर ही समस्या का समाधान कर देगा। इसलिए उस सामर्थ्य तक पहुँचिए वहाँ तक। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मेरे पास आते रहते हैं। कोई एक छात्र फोन किया था अपनी माता जी के साथ, अब उसकी समस्या मैं समझ गया, पर माता के सामने कैसे बात करूँ। मैं उसको बोल दिया कि तुम्हारी सारी समस्या को मैं समझ रहा हूँ और संक्षेप में 2-4 बात बता भी दिया। फिर वो अलग से मेरे को फ़ोन किया कि गुरुजी मम्मी के सामने हम क्या बोलते हैं, ऐसा ऐसा मामला है। मैं कहा उपाय तो तुमको बता ही दिया था भाई, तुम हमको समस्या बताओ चाहे मत बताओ, तुम्हारे बताने का थोड़ी इंतजार कर रहे हैं। हमारे पास तो आते ही पहला विचार होता है कि आया क्यों, इसको आने की जरूरत क्या पड़ गई। ठीक है, बहुत सारे छात्र घुमा फिरा करके आते हैं, प्रश्नकर्ता बहुत सारे घुमा फिरा करके आते हैं, ये पूछना है वो पूछना है, ऐसे करते 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 मेन मुद्दे पर आएंगे। पहले नज़र में मैं मुद्दे की बात करने लग जाता हूँ, उनको लगता है कि क्या कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। फिर कुछ लोग डरने लगते हैं, कई सारे लोग तो इसीलिए आना बंद कर दिए, ये तुमको तो सब पता लग जाता है इसलिए आज जाओ ही मत।
कुछ बातें ऐसी हैं जो उनको लगता होगा कि न जाने या कोई न जाने ऐसा कुछ। तो ठीक है, ये सब चीज़ें अभ्यास की चीज़ें हैं, आप लोग भी सीखेंगे। और चाहे कितना भी कुछ भी हो, मैंने संसार में कभी किसी का अहित मन से या वाणी से या कर्म से, अब क्रोध में किसी पे कैसे कुछ हो जाए, गाड़ी चला रहे हैं कोई चींटी मर जाए, तो ऐसा तो क्लेम नहीं कर सकते संसार में कभी किसी का अहित नहीं किया है। पर जानते बूझते हुए कभी किसी का हित नहीं ही किया है। और इधर की कोई बात भी जितने भी लोगों की आती है, लगभग सभी बातें कुंडली के माध्यम से या बातचीत के माध्यम से पता तो चली जाता है। और जो लोग संपर्क करते हैं उनके इष्ट मित्र और शत्रु लोग भी संपर्क करते हैं, जानने का अपनी ओर से प्रयास भी करते हैं उधर क्या मामला चल रहा है। पर मैं ना तो इधर की बात उधर करता हूँ, उधर की बात इधर करता हूँ। तो ज्योतिष शास्त्री जो भी हैं उनको ऐसा ही होना चाहिए, मनोचिकित्सक को भी ऐसा होना चाहिए, जो डॉक्टर हैं उनको भी ऐसा होना चाहिए। भेद जान करके उसके बाद नुकसान पहुंचाना, ये सब कपट की नीति। और जो शास्त्र है, जो शास्त्र सेवा करने वाले लोग हैं, उनको कपट का आश्रय नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र के मर्यादा का की अवहेलना होती है। इसलिए जो कुछ भी चीज़ें हैं उसमें संशय की कोई बात नहीं है। बस अपना प्रयास ये होता है कि लोग सत्पथ पर चलें। मैं कुछ जान भी जाता हूँ या कुछ बोलता भी हूँ तो उसमें सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, आप सत्पथ पर चलें, आपका यह लोक भी सुधरे, आपका परलोक भी सुधरे, इतना ही उद्देश्य होता है। और दूसरा अन्य तो कोई उद्देश्य नहीं है। तो यह कक्षा आज यहाँ पूर्ण हो रही है, फिर अगली कक्षा में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री नारायण। श्रीमते रामचंद्राय नमः।